चलिएगा, देखिए मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा था, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जो डिस्कशन कर रहा था वो कर रहा था क्वालिटी की कॉस्ट। देखिए, अगर आपको आपके बिजनेस में क्वालिटी रखनी है अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विसेज की, तो यू हैव टू इनकर सम एक्सपेंस। समझ रहे हैं? क्वालिटी कॉस्ट हम बात कर रहे हैं क्वालिटी कॉस्ट पर। ठीक है भाई, बहुत एक सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं या अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। तो क्वालिटी कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया। क्वालिटी कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया। कन्फॉर्मेंस कॉस्ट और नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट। क्वालिटी कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा गया, कन्फॉर्मेंस और नॉन कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस कॉस्ट का मतलब था कि ऐसे खर्चे करो कि क्वालिटी फेल ही ना हो। आप समझ रहे हो? देखिए, बेसिकली होना क्या चाहिए, इट इज बेटर टू प्रिवेंट द क्वालिटी फेलियर रेदर देन कि फर्स्ट क्वालिटी फेलियर अराइजेस एंड देन यू रिमूव इट। समझ रहे हैं आप बात को? क्वालिटी की कंफर्मेशन कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस का मतलब होता है कि आप क्वालिटी को फेल होने से ही रोको ना, बजाय इसके कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पहले फेल हो, फिर आप उसको फिक्स करो और फिर आप उसको ठीक करो। उसके बजाय आप क्या करने लग जाओ कि क्वालिटी को फेल होने से रोको या क्वालिटी फेलियर को बिल्कुल मिनिमम कर दो। उस कॉस्ट को हम बोलते हैं कन्फॉर्मेंस कॉस्ट। कन्फॉर्मेंस कॉस्ट में फिर दो कॉस्ट आती हैं, एक होती है प्रिवेंशन और एक होती है अप्रेजल। प्रिवेंशन और अप्रेजल, देखिएगा बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना। अब मान लो हम क्वालिटी फेल नहीं रोक पाए और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी फेल हो गई। अब अगर क्वालिटी फेल हो गई तो उसके परिणाम स्वरूप अब हमारे ऊपर जो जो कॉस्ट आएंगी उन्हें हम बोलेंगे नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी फेल हो गई है, क्वालिटी फेलियर अराइज हो गया है, तो अब हम उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो यानी अब जो कॉस्ट हम बात कर रहे हैं नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट, उनका मतलब है कि क्वालिटी फेलियर होने के बाद अब जो खर्चे होंगे, इसमें हमारी दो तरह की कॉस्ट आती हैं। एक आती है इंटरनल फेलियर और एक आएगी एक्सटर्नल फेलियर। एक्सटर्नल फेलियर। तो लीजिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्वालिटी कॉस्ट के दो हिस्से हो गए, कन्फॉर्मेंस और नॉन कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस में फिर दो कॉस्ट आ गई, प्रिवेंटिव नेचर कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट। और नॉन कन्फॉर्मेंस में आ गई इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। आओ, अब मैं बात करता हूं कि आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई कॉस्ट अगर आपने इनकर्ड की है तो वो कॉस्ट कौन सी है। क्या वो प्रिवेंशन की कैटेगरी में आएगी, क्या वो अप्रेजल की कैटेगरी में आएगी, क्या वो इंटरनल फेलियर की कैटेगरी में आएगी या एक्सटर्नल फेलियर की कैटेगरी में आएगी। नाउ देखिए, प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट बिफोर स्टार्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। आप अपना प्रोडक्शन का सेटअप करते हैं, प्रोडक्शन रन आता है, उससे आपका प्रोडक्ट बनता है।
अगर आप कुछ ऐसे काम पहले ही कर लो कि वहीं पर आपको अपनी क्वालिटी के रेस्पेक्ट में अगर कुछ गलतियां हैं तो पता लग जाएं, तो उन कॉस्ट को हम बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। उन कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन कॉस्ट। जैसे सिस्टम डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी इंजीनियरिंग कॉस्ट, क्वालिटी ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी सिस्टम को रिव्यू करना, उसकी ऑडिट करना, न्यू प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप रिव्यू करना, सप्लायर की क्वालिटी को इवेल्युएट करना, एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन करना, टेक्निकल सपोर्ट सप्लायर को देना ताकि डिफेक्ट फ्री माल आए, या एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी आप बात को समझिएगा, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो क्वालिटी को रिव्यू करने, क्वालिटी को डेवलप करने, क्वालिटी का एक सिस्टम फॉलो करने, क्वालिटी की इंजीनियरिंग कॉस्ट होना, या एक्स्ट्रा कोई इंस्पेक्शन सप्लायर के लिए करना, ये सभी कॉस्ट प्रिवेंशन कॉस्ट का पार्ट होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। प्रिवेंशन का मतलब है होने से रोक दो। आप सोचो, आपने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए पूरी एक प्लानिंग कर ली, तो उस प्लानिंग पर जो खर्चा हुआ, आपने अपने सारे पार्ट्स को ठीक कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस मशीन का ये जो पार्ट है ना, हमें इस पार्ट को क्या कर देना चाहिए, अभी रिप्लेस कर देना चाहिए। लाइफ तो है, लेकिन हमें लग रहा है कि यार अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाना है तो हमें अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर देनी चाहिए, हम पार्ट को टाइम टू टाइम रिप्लेस कर दें, तो आप क्वालिटी को फेल होने से पहले रोक लोगे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि यार हमारा जो सप्लायर हो ना, वो क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल भेजता है या नहीं, इसका इवैल्यूएशन पहले ही करवा लो, बजाय इसके कि वो सप्लायर पहले मटेरियल भेज दे, हम उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में डालें, फिर पता लगे कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब थी। तो भैया सप्लायर की क्वालिटी का इवैल्यूएशन पहले ही करवा लो, उस पर पहले ही खर्चा कर लो, एक इंजीनियर अपॉइंट कर दो, एम्प्लॉइज को पहले ही ट्रेनिंग दे दो। आप समझ रहे हो, बजाय इसके कि जब क्वालिटी फेल हो जाए फिर ट्रेनिंग दोगे। इससे अच्छा है ना कि प्रोडक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे दो। तो ऐसी सभी कॉस्ट क्या कहलाती हैं? प्रिवेंशन कॉस्ट कहलाती है। आओ फिर मैं बात करता हूं अप्रेजल। अप्रेजल को समझने का सबसे अच्छा मीनिंग है ऑल नॉर्मल इंस्पेक्शंस। all normal inspections from factory gate to production process। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। हर तरह का इंस्पेक्शन, जैसे ही आपका माल आपकी फैक्ट्री प्रेमाइसेस के गेट से एंटर हुआ, वहां से लेकर जब तक आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, आप कई तरह के इंस्पेक्शन करते हो, उन सभी इंस्पेक्शन को अप्रेजल माना जाता है। नॉर्मल मेंटेनेंस, नॉर्मल इंस्पेक्शन जो हर बिजनेस में होता है। आप समझो, अगर मैं फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आने से पहले ही इंस्पेक्शन करवा लेता हूं तो प्रिवेंशन, लेकिन अब वो रॉ मटेरियल मेरे पास आ गया, तो जानते हो ये तो हर कंपनी करती है कि जब आपने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया तो अब आप चेक करोगे क्या वो मटेरियल डिफेक्ट फ्री है या नहीं। यानी अब अप्रेजल कॉस्ट आना चालू हो गई। जैसे ही गुड्स आपके फैक्ट्री प्रेमाइसेस तक आ गया, अब जो कॉस्ट आप इनकर्ड करोगे, दैट ऑल कॉस्ट आर नोन एज अप्रेजल कॉस्ट। देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, पहले डेफिनेशन पढ़ाता हूं, सुनना। अप्रेजल कॉस्ट का ही एक और नाम है, इसे बोला ही इंस्पेक्शन कॉस्ट जाता है। आर दोस कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बिफोर दे शिप्ड टू द कस्टमर। यानी ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ द एक्टिविटीज, अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, that are performed during manufacturing process to ensure the required quality standard are included in this category। समझ रहे हो आप?
पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जितने भी खर्चे करोगे वो सब अप्रेजल हैं। जैसे देखो मैंने एग्जांपल भी बताया, टेस्टिंग और इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, क्योंकि अब मटेरियल आ चुका है, आपने सप्लायर के यहाँ इवेल्युएट नहीं किया तो अब आपको तो चेक करना पड़ेगा, तो आप उसे चेक करोगे तो इनकमिंग मटेरियल की टेस्टिंग और उसका इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट बन गया तो उसका इंस्पेक्शन और उसकी टेस्टिंग। कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारा काम इन प्रोसेस चल रहा है, यानी अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ लेकिन उस बीच में ही हम सैंपलिंग, हम कुछ सैंपल निकालकर इन प्रोसेस पीरियड में हम ये चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं या टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेस्टिंग करने के लिए आप जो भी इक्विपमेंट लोगे उनका जो खर्चा होगा, उनका जो डेप्रिसिएशन होगा, वो भी इसी का पार्ट है। टेस्टिंग और इंस्पेक्शन में आप जो भी मटेरियल यूज करोगे, जो भी लेबर यूज करोगे, जो भी सप्लाईज यूज करोगे, उनकी कॉस्ट भी अप्रेजल का हिस्सा है। प्लांट यूटिलिटीज इन द इंस्पेक्शन एरिया, इंस्पेक्शन एरिया में आपको इंस्पेक्शन करने के लिए जिन प्लांट्स यूटिलिटीज की कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होगी जिनसे आप चेक कर पाओगे क्वालिटी को, तो उन सभी का खर्चा भी अप्रेजल कॉस्ट में माना जाएगा। यानी आप मेरी बात समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। गुड्स के रॉ मटेरियल के फैक्ट्री में आने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के कंडक्ट हो जाने तक जो भी खर्चे होंगे वो सब अप्रेजल कॉस्ट का पार्ट है, ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि क्या आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए या नहीं कर पाए। जल्दी से बताइए, क्या आपको दोनों कॉस्ट समझ आ गई? आपकी फैक्ट्री में आने से पहले, या मैं ऐसा बोलूं कि प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले जो खर्चे होंगे, दैट आर कॉल्ड प्रिवेंटिव। बट जब प्रोडक्शन प्रोसेस चालू हो गया तो टिल द एंड, इवन जब तक आप कस्टमर तक नहीं भिजवा देते हो, तब तक जितने भी इंस्पेक्शन होते हैं, जितनी भी मेंटेनेंस होती है, वो सारी की सारी अप्रेजल कॉस्ट का ही पार्ट होती है। नाउ द पॉइंट इज इंटरनल फेलियर। अब सुनना, मैंने प्रोडक्ट बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खत्म हो गया, मैंने क्वालिटी को चेक किया, इंस्पेक्शन चल रहा है यानी अप्रेजल चल रही है अभी तक, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करूंगा और इंस्पेक्शन करूंगा तो अप्रेजल है। लिसन वेरी केयरफुली, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। अब मुझे ये पता लगा कि फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग से मुझे ये पता लगा कि ये माल डिफेक्टिव है, ये माल डिफेक्टिव है। फाइनल प्रोडक्ट को देखने से पता लग गया कि ये माल डिफेक्टिव है, यानी नाउ द डिफेक्ट हैज बीन अकर्ड, डिफेक्ट हो चुका है अब हमारा। अब अगर डिफेक्टिव माल आ गया तो अब यहां से मेरी इंटरनल फेलियर कॉस्ट चालू हो जाएगी। इंटरनल फेलियर कॉस्ट चालू हो जाएगी और कहां तक चलेगी? कोई बात नहीं यार, ये वॉइस का आजकल कैसे चक्कर हो रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, आप सुनो, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं जो चीज समझा रहा हूं कोशिश करो उसको पकड़ने की। सुनना, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव हो गया, बात समझ आ रही है? फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव हो गया है। अब वो डिफेक्टिव माल कहीं कस्टमर तक ना चला जाए, कस्टमर तक नहीं जाए। कस्टमर तक जाने से पहले यानी इन बिटवीन योर प्रमाइसेस जो भी खर्चे होंगे वो सारे इंटरनल फेलियर हैं। मेरी बात फिर सुनना,
खर्चे ये भी आप ही की फैक्ट्री में होंगे, लेकिन ये खर्चे जो होंगे वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन चुका है, लेकिन अभी तक हमने उसे कस्टमर को डिलीवर नहीं किया, हमने डिफेक्टिव गुड्स कस्टमर को नहीं दिया। उससे पहले अगर मुझे कुछ खर्चा करना पड़ गया, वो सब इंटरनल फेलियर है। क्योंकि आप समझ रहे हो, इंटरनल फेलियर का मतलब इंटरनली हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ गई तो हम उसे पहले ठीक कर लें, कस्टमर तक क्यों भेजें? तो आप देखो मैंने क्या लिखा है, internal failure cost are those costs that are incurred to remove the defect from the product before shipping the customers। कस्टमर के पास गुड्स को शिप करने से पहले अगर हम ही उसे दूर कर दें तो उन कॉस्ट को हम इंटरनल फेलियर बोलते हैं। कैसे? आ जाओ देखिएगा, प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया, स्क्रैप्ड कर दो, ठीक नहीं हो सकता, खत्म करो। क्यों उसे कस्टमर को भेजेंगे? स्क्रैप्ड कर दो, उसकी जो कॉस्ट लगेगी। अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि रिवर्क करके वो सही हो सकता है तो रिवर्क करने की कॉस्ट लगा दो, तो ये कॉस्ट इंटरनल फेलियर है। क्यों? क्योंकि रिवर्क तभी होता है जब पिछला वर्क फेल हो गया। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी को फेल कर चुका है, इस वजह से आपको उस पर रिवर्क करना पड़ रहा है। फेलियर एनालिसिस, भैया क्वालिटी क्यों फेल हुई, इस बात की आप एनालिसिस करोगे, इस बात के लिए अपॉइंट करोगे लोगों को, जो क्वालिटी के मैनेजर्स होते हैं, जो क्वालिटी का प्रोग्राम्स, जो इसके डिप्लोमा, इसकी डिग्री ले रखी होती है, उन लोगों को अपॉइंट करते हो कि भैया एनालाइज करके बताओ क्वालिटी फेल क्यों हो गई। स्क्रैप और रीवर्क द सप्लायर, अब क्वालिटी फेल हो गई, उसके बाद अब आप सप्लायर से बातें कर रहे हो, उसके साथ रीवर्क कर रहे हो, तो अब ये इंटरनल फेलियर है, क्योंकि फेलियर होने के बाद आप सप्लायर के साथ बातें कर रहे हो। री इंस्पेक्शन या रीटेस्टिंग, री इंस्पेक्शन कब होता है? समझ रहे हो, री इंस्पेक्शन कब होता है? एक बार क्वालिटी फेल हुई, आपने उसको दोबारा से प्रोडक्ट को बनाया, अब दोबारा से इंस्पेक्शन या टेस्टिंग कर रहे हो, तो वो री इंस्पेक्शन या री टेस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपने बनाया, इसकी क्वालिटी फेल हो गई, अब इसकी क्वालिटी फेल हो गई तो ये डिफेक्टिव गुड्स बन गया। अब कोई बात नहीं, देखो थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है तो भी आप कोशिश करो उसको समझने की, मैं अभी एग्जांपल ही ले रहा हूं। तो सुनना, फाइनल प्रोडक्ट डिफेक्टिव चला गया, प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया, अब आपने इस पर रीवर्क किया, अब रीवर्क करके वापस से प्रोडक्ट बना, अब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो या टेस्टिंग कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फेलियर, क्योंकि उसे बोला जाता है री इंस्पेक्शन या री टेस्टिंग। आ रही मेरी बात समझ में? इंटरनल फेलियर की आप जितनी भी कॉस्ट को पढ़ोगे ना, आपको ये दिखाई देगा कि ये कॉस्ट तभी होंगी जब एक बार क्वालिटी फेल हो जाएगी। बताओ, चेंजिंग प्रोसेस, आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को ही चेंज करने का सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो बताओ? आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को क्यों चेंज करोगे? इसका मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो क्वालिटी स्टैंडर्ड पर सही नहीं बैठा होगा। तो अब आप सोच रहे हो कि यार, अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करके प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरा तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं, अब इसको बनाने का प्रोसेस चेंज कर देते हैं। रीडिजाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, आप अपनी मशीनों में जो हार्डवेयर्स हैं उनको रीडिजाइन कर रहे हो, या आप अपनी जो पहले प्लानिंग की थी, आपने सॉफ्टवेयर्स लगाए थे उस काम को डील करने के लिए, उनको रीडिजाइन कर रहे हो, किसी भी काम को रिवर्क कर रहे हो। डाउनग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग का मतलब होता है बिलो स्टैंडर्ड गुड्स, यानी ये गुड्स डाउनग्रेडेड है। डाउनग्रेडेड मतलब कि जैसे क्वालिटी का स्टैंडर्ड तय किया गया था, उस स्टैंडर्ड से थोड़ा सा डिफेक्टिव है, तो उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? डाउनग्रेडेड, विच कैन बी रिपेयर्ड, विच कैन बी, आप उनको क्या कर सकते हो? रिपेयर या रिवर्क कराकर ठीक कर सकते हो, बट अभी वो डाउनग्रेडेड है। ठीक है, अब अगर रिवर्क करवाओगे तो लेबर लगेगी, ओवरहेड्स लगेंगे, तो उनके जो भी खर्चे होंगे वो सब इंटरनल फेलियर हैं।
कुछ ऐसी डिफेक्टिव यूनिट बन गई जो ठीक नहीं हो सकती, उनको डिस्पोज ऑफ करोगे, तो डिस्पोज ऑफ करवाने के जो खर्चे हैं वो भी इंटरनल फेलियर में जाएंगे। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो इंटरनल फेलियर का बेसिक मतलब हो गया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन गया है, अब हमें उसे कस्टमर को देने से पहले अगर उस पर कुछ खर्चे करने हैं तो वो सभी कॉस्ट हमारी इंटरनल फेलियर की कॉस्ट बनेगी। नाउ एक्सटर्नल फेलियर, यानी डिफेक्टिव माल कस्टमर को चला गया। If defective product have been shipped to the customer, now the external failure cost arises. अब हमने क्या किया, हमने डिफेक्टिव माल कस्टमर को डिलीवर कर दिया। अब जानते हो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर वारंटी के क्लेम आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डिफेक्टिव गुड्स कस्टमर को शिफ्ट कर दिया, कस्टमर को भेज दिया, कंप्लेंट आने लगेगी, मटेरियल वापस आने लगेगा, गुड्स जो हमने बेचा है वो रिटर्न होने लगेगा, तो रिटर्न की हमारी कॉस्ट लगेगी। फ्री रिप्लेसमेंट, हमने अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर को बेच दिया तो हमें रिप्लेसमेंट फ्री करने पड़ेंगे, वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा खर्चा हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। उस खराब प्रोडक्ट को हम वापस अपनी फैक्ट्री में मंगवाएंगे। ये जानते हो रिटर्न मटेरियल का मतलब बेसिकली रिटर्न ऑफ गुड्स है। हमने कस्टमर को जो डिफेक्टिव माल भेज दिया उसे हमें अपने खर्चे पर वापस मंगवाना पड़ेगा और फिर हमें उसे फ्री रिप्लेस करना पड़ेगा। अलाउंसेस, डिस्काउंट देना पड़ता है कस्टमर्स को। पेनल्टी ड्यू टू पुअर क्वालिटी, हमने खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया, उसकी वजह से वहां उसको कोई नुकसान हो गया तो हमें उसकी पेनल्टी या फाइन देने पड़ते हैं, कंपनसेशन देने पड़ते हैं। समझ रहे हो, हमने कस्टमर को पुअर क्वालिटी का माल भेज दिया, अब अगर हमने उसे पुअर क्वालिटी का गुड्स भेज दिया तो क्या आपको लगता है कि आपको उसको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। और देखिए, न्यू कस्टमर लॉस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, अगर आप जानते हो एक कस्टमर को अगर आप डिफेक्टिव माल भेज दोगे ना तो मार्केट में गुडविल खराब हो जाएगी। जो नए कस्टमर आपके साथ जुड़ सकते थे वो अब नहीं जुड़ेंगे, लॉस ऑफ क्वालिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये बात आ जाएगी कि भैया उसका तो प्रोडक्ट ही खराब निकल जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक्सटर्नल फेलियर का मतलब होगा ऐसे खर्चे, क्योंकि आप शिप्ड टू कस्टमर, आप अपने डिफेक्टिव माल को कस्टमर को दे चुके हो। अगर आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर को भेज दिया तो अब लॉस्ट सेल्स, एक और कॉस्ट आती है लॉस्ट सेल्स। लॉस्ट सेल्स का मतलब जानते हो क्या होता है? वो सेल जो आपने खो दी ड्यू टू द डिफेक्टिव, मतलब ये बात आ गई, न्यू कस्टमर लॉस्ट, यही लॉस्ट सेल्स होती है। यानी आपने चूंकि किसी भी पर्सन को डिफेक्टिव माल बेचा, उस वजह से आपकी गुडविल रेपुटेशन खराब हुई। अगर गुडविल खराब हुई तो जो आपके नए कस्टमर बनने वाले थे उनमें से कुछ लोग अब आपके कस्टमर नहीं बनेंगे, तो आप अपनी सेल का नुकसान कर लोगे। इसे हम बोलते हैं लॉस्ट सेल्स। क्लियर? बिल्कुल। तो ये चार तरह की आपकी कॉस्ट आ गई। हाँ जी। तो यानी कुल मिलाकर अब हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो क्या आ गया कि हमारे पास चार तरह की क्वालिटी कॉस्ट होंगी। पहले दो बेसिक बातें, कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस का मतलब होगा कि डिफेक्ट आए ना उसके लिए हम काम करें,
तो जो खर्चे हम इसलिए करेंगे कि डिफेक्ट अराइज ही ना हो, उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। और जब डिफेक्ट आ गया उसके बाद जो खर्चे होंगे वो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। फिर कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस के फिर दो हिस्से बनेंगे, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस के फिर दो हिस्से बनेंगे, पहला प्रिवेंशन कॉस्ट और दूसरा आपका अप्रेजल कॉस्ट। और जो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस होगी, उस कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस के भी दो हिस्से बनेंगे, एक होगा इंटरनल फेलियर और एक होगा आपके पास एक्सटर्नल फेलियर। अब आप मुझे बताइए, आपको इन चारों में से रिलेटेड कोई पॉइंट पूछना है तो मुझे आप बताएं। आपका जो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर नंबर 20 में या 15 में बनता है, वो आता है क्वालिटी कॉस्ट की रिपोर्ट बना देना पूरी। आपको वो कई सारे खर्चे विथ अमाउंट दे देगा और आपको एक क्वालिटी कॉस्ट रिपोर्ट बनानी है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे बनानी है आपको। एक छोटा सा फॉर्मेट, क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट। सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप प्रिवेंशन कॉस्ट। ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और ये आपको दिया हुआ है करंट ईयर। अब आपकी क्वेश्चन में आपको जितनी भी कॉस्ट दी हुई है, आप उनमें से प्रिवेंशन कॉस्ट ढूंढोगे और बाय नेम यहां पर आप एक एक प्रिवेंशन कॉस्ट का नाम लिखोगे। और यहां उनके अमाउंट आ जाएंगे। ये आपका टोटल ऑफ ए लग जाएगा। फिर आप बी हेडिंग डालोगे अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट आपकी जितनी भी आपको नाम दे रखे होंगे उनमें से ढूंढोगे कि अप्रेजल कॉस्ट कौन कौन सी है और उनका अमाउंट आपको उनके सामने लिखना है। हो सकता है सिंगल ईयर क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 साल का आए। ये लीजिए, ये आपका टोटल ऑफ बी लग जाएगा। इस तरह की पूरी एक रिपोर्ट बनाने के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं कई बार। अब तो हालांकि अगर हम बात करें सीएमए फाइनल में, तो सीएमए फाइनल में तो अब हमारे पास चूंकि एक पॉइंट है, तो आने को तो देखो इसका फिर भी बन सकता है। नहीं तो अब जो क्वेश्चन बनेंगे सीएमए फाइनल में, उसमें तो क्या बनेंगे आपके पास कि भाई आपको कोई भी कॉस्ट दे देगा एंड देन ऑप्शन दे देगा कि भैया आप मल्टीपल चॉइस बना के कि इनमें से ये कौन सी कॉस्ट है, या वन वर्ड में दे देगा कि इस कॉस्ट को हम किस हेडिंग में डालेंगे। सीए फाइनल में तो अभी भी क्वालिटी कॉस्ट को प्रिपेयर करने के क्वेश्चन आते हैं। सी इंटरनल फेलियर। ये लीजिएगा,
अब आपको जो भी खर्चे दिए हुए हैं उसमें से जो भी आपकी इंटरनल फेलियर की कॉस्ट है वो आप इंटरनल फेलियर की कॉस्ट की हेडिंग में डाल देंगे। ये आपका टोटल ऑफ सी लग जाएगा। फिर फोर्थ हेडिंग डल जाएगी आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, और इसके नाम से जो खर्चे आपको दिए हुए होंगे बाय नेम आप उनका फिगर यहां पर लिखते जाओगे। ये आपका टोटल ऑफ डी लग जाएगा। तो अब आपकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट। किस तरह से बनेगी समझ आ गया आपको? आपको कई सारे खर्चे दे दिए जाएंगे। मैं आपको करवाऊंगा, आपके एसपीएम के स्टडी मटेरियल में इसका एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट बनानी है। तो आपको बस क्या करना है, चारों हेडिंग डालनी है, लाइन से क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जिस कैटेगरी में वो खर्चा आएगा आप उसको लिख दोगे, और अब लास्ट में ग्रैंड टोटल लग जाएगा, टोटल क्वालिटी कॉस्ट। ये आपके पास क्या लग गई, टोटल क्वालिटी कॉस्ट। बताइए क्या क्लियर है बिल्कुल सबको? ये किस तरह से आप क्वालिटी कॉस्ट की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे? जो भी कॉस्ट आपको दी हुई है उनको आप इन चार हेडिंग में बांट लोगे, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। और अल्टीमेटली आपके पास इन चारों का क्या लग जाएगा, टोटल आ जाएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल द इंडस्ट्रियल ग्राइंडर्स। The following table present the financial information pertaining to the quality in 2010 and 2011। आपको रेवेन्यू दी हुई है, इंस्पेक्शन कॉस्ट, स्क्रैप कॉस्ट, डिजाइन इंजीनियरिंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्न गुड्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट, कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम्स, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन कॉस्ट, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबर, ट्रेनिंग कॉस्ट, वारंटी रिपेयर कॉस्ट और सप्लायर इवैल्यूएशन कॉस्ट। आपको यह बताना है कि इसकी अगर हम रिपोर्ट बनाएं तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट में कौन कौन सी कॉस्ट कहां कहां जाएगी। तो आइए मान लीजिए मैं यहां से बनाना स्टार्ट करता हूं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट। मेरे पास 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 2011 का,
और 2010 का। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल के रख लेंगे, ताकि फिर जिस हेडिंग में एक एक लाइन से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि नहीं तो बार बार ढूंढना पड़ेगा। तो ए हेडिंग हमारी क्या है, प्रिवेंशन। ए हेडिंग है प्रिवेंशन कॉस्ट। ठीक है, अप्रोक्स 4-5 लाइनें छोड़ देते हैं हम। फिर बी हेडिंग डाल दो अप्रेजल। अप्रेजल कॉस्ट, इसके लिए भी 4-5 लाइनें छोड़ दो। फिर उसके बाद थोड़ी सा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देना, इंटरनल फेलियर। ये लीजिएगा, मैंने क्वालिटी कॉस्ट रिपोर्ट बना दी पूरी। बस अब कुछ भी नहीं करना है, एक एक कॉस्ट को हमें इसको लेते चलना है। मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं इस तरह, ताकि मैं आ जाओ, एक एक पॉइंट पर चलते जाएं। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है हमारी, चलिए इंस्पेक्शन कॉस्ट। हम एक नॉर्मल इंस्पेक्शन अकर कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, तो अप्रेजल कॉस्ट का पार्ट बनेगी। क्योंकि सारे इंस्पेक्शन यहीं पर आते हैं। कितना दे रखा है, 85 और 110। स्क्रैप, स्क्रैप आती है किसमें आपकी, इंटरनल फेलियर में। तो इंटरनल फेलियर में हम डाल देंगे स्क्रैप। तो स्क्रैप का खर्चा कितना था आपका, 200 और 250। आइए, स्क्रैप के बाद नेक्स्ट डिजाइन इंजीनियरिंग। डिजाइन रिलेटेड कॉस्ट हमेशा काम पहले होता है, तो ये प्रिवेंशन का काम बनेगा। डिजाइन इंजीनियरिंग कॉस्ट 240 और 100। कॉस्ट ऑफ रिटर्न गुड्स, गुड्स रिटर्न तभी होगा जब आपने कस्टमर को बेच दिया होगा। तो यानी अगर कस्टमर तक जा चुका है तो एक्सटर्नल फेलियर। कॉस्ट ऑफ रिटर्न गुड्स कितना था, 145, 145 और 60। नेक्स्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट। तो प्रोडक्ट टेस्टिंग, अप्रेजल टेस्टिंग, नॉर्मल टेस्टिंग है आपकी। प्रोडक्ट टेस्टिंग कितनी है, 50 और 50। प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद है आपके पास कस्टमर सपोर्ट। तो कस्टमर की सपोर्ट कॉस्ट कब आएगी, जब माल उस तक जा चुका होगा। कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट बताइए कितनी है, 30 और 40। ये आपकी कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट हो गई। रीवर्क, रीवर्क होगा इंटरनल फेलियर में।
काम को दोबारा करोगे यानी क्वालिटी एक बार फेल हो चुकी है, तो रीवर्क की कॉस्ट है 135 और 160। प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये तो प्रिवेंटिव कॉस्ट ऑलरेडी दे दी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 90 और 35, समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम, प्रोडक्ट की वारंटी के क्लेम या लाइबिलिटी के क्लेम तभी आएंगे जब डिफेक्टिव माल कस्टमर को भेज दिया होगा, तो ये एक्सटर्नल फेलियर का हिस्सा बनेगा। प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम कितना है, 100 और 200 और 200 आ जाइए। उसके बाद है इनकमिंग इंस्पेक्शन, तो इनकमिंग इंस्पेक्शन अप्रूवल का पार्ट बनेगा। इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन कितना, 40 और 20। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस अप्रूवल, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में होगा। फोर्टी और 90। प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग भी अप्रेजल, $75 और 220। नेक्स्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कब दोगे, क्वालिटी फेल होने के बाद या पहले। जनरली ट्रेनिंग की कॉस्ट पहले दी जाती है। ये लीजिए ट्रेनिंग देंगे हम 120 और 45, ये चली गई प्रिवेंशन में। वारंटी रिपेयर, तो वारंटी के क्लेम्स तभी आएंगे जब प्रोडक्ट बेच चुके हो। वारंटी रिपेयर, तो वारंटी रिपेयर का खर्चा कितना था, 200 और 300। सप्लायर को इवेल्युएट करना है, तो सप्लायर इवेल्युएट का काम प्रिवेंशन। सप्लायर्स इवेल्युएशन, ये लीजिए। टोटल लगा दीजिए अब इनका, 240 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 50, 500। इधर आ गया 135 प्लस 65 यानी 200, ये इसका टोटल लग गया। अप्रेजल का टोटल लगा दीजिए, 85 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 75, 290। इधर आओ तो 110 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 220 यानी 490 आपका इसका टोटल आ गया। इधर टोटल लगा दीजिए,
335 और इधर आ गया 410। वन 145 प्लस 330 तो ये आ गया 475। 100 प्लस 500 तो ये आ गया 600। ये लीजिए, ये आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट बन गई। अब आप चाहो तो एक और टोटल लगा दो। टोटल क्वालिटी कॉस्ट 475 प्लस 335 प्लस 290 प्लस 500। तो इस ईयर की टोटल क्वालिटी कॉस्ट है 1600। इधर जाओगे तो 600 प्लस 410 प्लस 490 और प्लस 200। तो इधर आपकी जो क्वालिटी कॉस्ट है वो है 1700। बताइए क्या ये एग्जांपल समझ आया? इस तरह का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि कौन सी कॉस्ट किस पर्टिकुलर हेडिंग में जाएगी। तो आपको ढूंढना है कि प्रिवेंशन में क्या क्या, अप्रेजल में क्या क्या, इंटरनल फेलियर में क्या और एक्सटर्नल में। ठीक है, आज इतना ही इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को रहेगी जिसमें हम इसको और आगे चलेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे।